नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड सरकार ने राज्य को नक्सल मुक्त राज्य बनाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए राज्य के पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक के नेतृत्व में झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर द्वारा सभी नक्सली संगठनों के खिलाफ चौतरफा कार्रवाई की जा रही है। इस दिशा में पुलिस को नक्सली संगठनों के विरुद्ध निरंतर सफलताएं भी मिल रही है। इस कड़ी में सोमवार को टीएसपीसी उग्रवादी संगठन के एरिया कमांडर मुनेश्वर गंजू उर्फ विक्रम जी ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक और सीआरपीएफ के संयुक्त प्रयास से मुनेश्वर ने आत्मसमर्पण किया है। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि मुनेश्वर गंजू की गिरफ्तारी के लिए पूर्व में 2 लाख रुपए के पुरस्कार का प्रस्ताव भेजा गया था। पुलिस द्वारा लगातार चलाए जा रहे अभियान, पुलिस की बढ़ती दबिश एवं संगठन के आंतरिक शोषण से क्षुब्ध होकर तथा झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर मुनेश्वर गंजू आत्मसमर्पण किया है। देखिए, ये डमारू केरेडारी थाना का गांव है। वहाँ का रहने वाला है मुनेश्वर गंजू, जो टीएसपीसी संगठन में 2018-19 के आसपास शामिल हुआ था और लगातार कई घटनाओं में ये शामिल था। टीएसपीसी से कुल इसका आपराधिक इतिहास देखेंगे तो ये 26 कांडों में इसका नाम आया है और उसमें अधिकतर जो है वो रंगदारी मांगने, लेवी मांगने, आगजनी करने, हत्या का प्रयास करने, इस तरह के मामले हैं और ये बड़ा ही खतरनाक उग्रवादी था। मैं धन्यवाद दूंगा सीआरपीएफ रांची रेंज और सीआरपीएफ 133 बटालियन के पदाधिकारियों का, जिन्होंने इनसे प्रथम संपर्क किया और इसे मुख्य धारा में जोड़ने के लिए प्रेरित किया। जब लगातार संपर्क करने से इसने अपनी सक्रियता घटा दी तो संगठन ने इससे हथियार वापस ले लिया। संगठन को समझ में नहीं आया कि ये क्यों काम नहीं कर रहा है, इससे हथियार वापस ले लिया। लेकिन हम लोग लगातार संपर्क में बने रहे और अल्टीमेटली इसने सरेंडर किया है। इसके पूर्व भी राहुल गंजू ने सरेंडर किया था। राहुल गंजू और विक्रम गंजू बड़ा ही महत्वपूर्ण सदस्य था टीएसपीसी का और जो हम लोग को आशा है आगे और भी कुछ सदस्य आत्मसमर्पण कर सकते हैं इस बात से प्रेरित होकर, और इससे टीएसपीसी संगठन बहुत ही कमजोर हुआ है और हम लोग उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी संगठन का हम लोग सफाया करेंगे। वहीं दुर्गा पूजा से पहले टाटा स्टील के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। टाटा स्टील प्रबंधन और कर्मचारी यूनियन के बीच बोनस समझौता हो गया है। इस बार कर्मचारियों को 17.89% बोनस मिलेगा। कर्मचारियों के खाते में किस दिन पैसे आएंगे, इसकी तारीख भी तय हो गई है। विश्वकर्मा पूजा से पहले ही इस बार टाटा स्टील के कर्मचारियों के खाते में बोनस के पैसे आ जाएंगे। प्रबंधन और यूनियन के बीच हुई समझौते के मुताबिक टाटा स्टील के कर्मचारियों के बीच 303.13 करोड़ रुपए बोनस के रूप में बांटे जाएंगे। कंपनी के 27,454 कर्मचारी बोनस के हकदार हैं। बोनस समझौते में कहा गया है कि कुल 303.13 करोड़ रुपए में से 168.64 करोड़ रुपए जमशेदपुर और ट्यूब डिविजनल के कर्मचारियों में बटेगा। जमशेदपुर और ट्यूब्स के 11,654 कर्मचारियों को बोनस मिलेगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए घोषित बोनस में कहा गया है कि ओल्ड सीरीज में एक्चुअल अटेंडेंस पर अधिकतम 4.9 लाख रुपए बोनस मिलेंगे। वहीं एक्चुअल अटेंडेंस पर न्यू सीरीज वालों को अधिकतम 1.13 लाख रुपए मिलेंगे। टाटा स्टील के कर्मचारियों को इस बार न्यूनतम 38,203 रुपए बोनस मिलेगा। हर एक साल की भांति दुर्गा पूजा के पहले बोनस टाटा स्टील, टाटा वर्कर्स यूनियन मिलकर करती है और ये ऐसा बोनस है कि इस पे जमशेदपुर तमाम लोगों का नज़र होता है कि जो पैसा आता है, जैसे जमशेदपुर के लिए 168, जैसे 168 करोड़ 0.64 ये जो पैसा आता है, जो पैसा फ्लो करता है, पैसा रुकता नहीं। तो विपरीत परिस्थिति इसलिए बोल रहे हैं कि टाटा स्टील का जो पिछला बार प्रॉफिट था वो करीब 50% से भी ज़्यादा गिर गया। तो बोनस क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग बोनस होता है। तो हम लोग थोड़ा सा दुखित थे, लेकिन इसमें सेल ऑफ एसेट सम्मिलित होने से बहुत विचार विमर्श करके प्रोविजन फंड ला के
जो एक सम्मानजनक बोनस पहुंचा। हम लोग लेते हैं प्रबंधन से 1.5% अपना फॉर्मूला है, प्लस प्रोडक्टिविटी प्लस प्रॉफिटेबिलिटी प्लस LTIFR, ये फार्मूला का सम हम लोग लेते हैं। अगर फेटल नहीं होता है तो 14 करोड़ आएगा, लेकिन वो आता नहीं है, फेटल हो जाता है, हम लोग दुर्भाग्यशाली हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि पैसा जब डिस्पर्स होता है अकाउंट्स के माध्यम से, तो डिफरेंट टाइप के बेसिक ग्रेड के लोग हैं, तो ऑटोमेटिक अनुपात में आ जाता है। लेते हैं हम लोग अपना फार्मूला से, अनुपात में चला जाता है डिफरेंट टाइप का बेसिक, जो जिसको हम लोग आज के डेट में अनुपात बता सकते हैं कि 17.89%, जब प्रॉफिट का तुलना उधर करिए और देखिए लगभग हम लोग 18% का करीब पहुंच गए हैं। इसलिए हम लोग इसको तहे दिल से, मैं अपने जनरल सेक्रेटरी, डिप्टी प्रेसिडेंट, तमाम ऑफिस बेरर और एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर और एम्प्लॉय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो लोग धैर्य से इत्मीनान रखे और मेरे पे विश्वास किए और एक सम्मानजनक बोनस कराएं, और आशा करते हैं कि मार्केट की स्थिति अगले फाइनेंशियल ईयर में अच्छी रहे कि हम लोग कर्मचारियों को 20% कितने कर्मचारी। रांची स्थित पुराना विधानसभा विधायक क्लब में सोमवार को जनता दल यूनाइटेड की प्रदेश कार्य समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने की। बैठक में जदयू के प्रदेश पदाधिकारी और कार्य समिति सदस्य मौजूद थे। इस दौरान संगठन की मजबूती समेत आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि जदयू का झारखंड में एक बड़ा जनाधार है और इसलिए पार्टी अधिक से अधिक सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बना रही है। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य एक बार फिर झारखंड में एनडीए की सरकार बनाना है। झारखंड को विकसित प्रदेश बनाना ही उनकी पार्टी का उद्देश्य है। पर समय पर उतर पाएगी कि नहीं, ये एक बड़ा प्रश्न है जनता की नजर में कि 5 साल में इस तरह की योजना अंतिम समय में ही क्यों लाया गया, और क्या सरकार के पास इन योजनाओं को उतारने की धन उपलब्ध है कि नहीं, ये सब प्रश्न जनता के बीच में है। और मुख्यमंत्री ने एक योजना लाया है तो सफलता की गारंटी उसको लेनी पड़ेगी। समिति का मीटिंग राज्य में हुआ है और एक आने वाले विधानसभा चुनाव को भी ध्यान में रखते हुए पार्टी का बड़ा और हमारे नेता नीतीश कुमार जी शुरू से जब से सत्ता पार्टी है तब से झारखंड में उनका एक बड़ा आधार रहा। रेल मंत्री के साथ बड़ा काम झारखंड में रहा। पहले भी हमारे पार्टी के जहाँ विधायक मंत्री होते रहे, आज पार्टी के मीटिंग इसके बाद भी और मीटिंग से पहले भी अपने साथियों से चुनाव को लेकर के डिस्कस किए और आगे एक महीना पार्टी का कार्यक्रम चलेगा और हम लोग की जरूर इच्छा है पार्टी की एनडीए के साथ मिलकर के चुनाव लड़े। बातचीत भी हम लोग चल रही है, इसका जो भी शुरुआत है, आगे जो भी इसमें बात आएगी आप लोग भी जानकारी होगी। झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर झारखंड नवनिर्माण महासभा जनमत ने घोषणा पत्र जारी किया है। इसके माध्यम से पार्टी द्वारा प्रदेश भर में विकास के साथ साथ गुड गवर्नेंस और व्यवस्था में परिवर्तन का संकल्प व्यक्त किया गया है। राजधानी रांची के प्रेस क्लब सभागार में झारखंड नवनिर्माण महासभा जनमत की ओर से घोषणा पत्र जारी किया गया। इस संबंध में पूर्व विधायक और जनमत के सूर्य सिंह बेस्टर ने कहा कि इस घोषणा पत्र में झारखंड की वर्तमान दशा और उनकी पार्टी के झारखंड के सत्ता में आने पर भविष्य की दिशा निहित की गई है। इस घोषणा पत्र में सुशासन, विधि व्यवस्था, आत्मनिर्भर गांव, हमारे गांव में हमारा स्वराज, बिकाऊ विधायक पर अंकुश, स्थानीय नियोजन नीति, आरक्षण नीति निर्धारित करना जैसे कुल 10 प्रस्तावना का समावेश है। समाधान नहीं निकल पाया झारखंड सरकार, इनको हम लोगों ने निकाला है। सबसे बड़ी बात है कि हाईलाइट में हम बनना चाहते हैं, झारखंड की दशा और दिशा पे हम लोगों ने वर्णन किया है। वर्तमान झारखंड की दशा क्या है और 2024 के बाद दिशा क्या होगा, हमारा विजन क्या है, ये मेंशन किया गया है।
दूसरी बात, झारखंड के लिए हमने संकल्प लिया है 2024 में। हमने क्या संकल्प लिया है और जनमत कैसे विकल्प बन गया, इसको फोकस किया गया। पहले तो जनमत विकल्प कैसे बना, क्योंकि यहाँ पर 24 वर्षों के अंतराल में 13वां मुख्यमंत्री देख चुके हैं और इन 24 वर्षों के अंतराल में झारखंड में 5 बार विधानसभा चुनाव संपन्न हुई है और तो और 3 बार राज्य में राष्ट्रपति शासन भी लागू हो चुका है। तो 13वां मुख्यमंत्री, आज मुख्यमंत्रियों का इतना ज्यादा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी में तो इतने भरमार मुख्यमंत्री हो गया। इन 24 वर्षों के अंदर में उन्होंने 5 मुख्यमंत्री को आपने झोले में इकट्ठा कर लिया है। झारखंड हाई कोर्ट ने बीटेक की छात्रा के साथ दुष्कर्म और हत्या करने के आरोप में जेल में बंद राहुल राज को बेल देने से इनकार करते हुए उसकी फांसी की सजा को बरकरार रखा है। सोमवार को हाई कोर्ट ने उसकी अपील याचिका अर्जी खारिज कर दी है। बता दें कि राहुल राज को रांची सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ उसने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। रांची सीबीआई की विशेष कोर्ट ने 20 दिसंबर 2019 को राहुल राज को दोषी करार देते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई थी। राहुल राज ने रांची के बूटी मोड़ इलाके में भाड़े के घर में रह रही बीटेक की एक छात्रा के साथ पहले दुष्कर्म किया था। उसके बाद साक्ष्य मिटाने के लिए उसे जिंदा जला दिया था। ये घटना वर्ष 2016 में हुई थी। घटना के 3 वर्ष बाद सीबीआई ने राहुल को गिरफ्तार किया था। बीटेक की छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद जिंदा जला देने के मामले पर सुनवाई करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति आनंद सेन एवं न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की खंडपीठ ने हत्या के दोषी राहुल राज की अपील याचिका को खारिज करते हुए उनकी फांसी की सजा को बरकरार रखा है। वहीं मुखी समाज की जमशेदपुर इकाई के द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया को सुगम बनाने की मांग को लेकर एक रैली निकाली गई। इसमें शामिल लोगों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों से संबंधित एक मांग पत्र डीसी को सौंपा। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर सभी ने प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। मुखी समाज के लोगों ने एक स्वर में जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की मांग उठाई। समाज के सदस्यों ने कहा कि वर्तमान समय में जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु जो आधार मांगे जा रहे हैं वो जुटाना काफी कठिन है। उन्होंने कहा कि शहर में निवास करने वाले मुखी समाज के लोग तकरीबन 50 से 100 वर्ष पूर्व नौकरी आदि करने हेतु शहर आ चुके हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी ये शहर में ही निवास कर रहे हैं। ऐसे में जाति प्रमाण पत्र हेतु जिन दस्तावेजों की मांग की जा रही है वो उपलब्ध कराने में ये सभी अक्षम हैं। ऐसे में इसकी प्रक्रिया को सुगम बनाने की मांग की जा रही है ताकि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के लोगों को भी मिल सके। हमारे जो 22 जातियां हैं, खास करके जो मुखी समाज खासी जाति है, जैसे कारवार समिति है, वो लोग 50 साल 60 साल पहले गांव से 6 साल पहले गांव से पलायन करके शहर आ चुके हैं रोजी रोटी कमाने के लिए। अभी उन लोग पुलिस को डरते पहचान कहाँ से जाए। इसीलिए हम लोग डीसी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं कि हमारा जो पहले जिस तरह से जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता था उसी प्रकार से। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका थाना अंतर्गत हेसलमदा पंचायत स्थित आमोटोला गांव में सोमवार तड़के लगभग 3 बजे जमीन पर सोई बच्ची को चीती सांप ने डस लिया। इससे 10 वर्षीय रेणु सरदार की मौत हो गई।
सांप के डसने के बाद परिजन बच्ची को आनंद फानन में एमजीएम अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इमरजेंसी में बच्ची को भर्ती कराया गया। जांच के उपरांत डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। बच्ची के चाचा सूरज ने बताया कि उनका पूरा परिवार जमीन पर सो रहा था, तभी सोमवार सुबह करीब 3 बजे उनकी भतीजी को चित्ती सांप ने डस लिया। सांप के डसते ही बच्ची रोने लगी। परिजनों की नींद खुली तो देखा कि बच्ची के हाथ में चित्ती सांप ने डस लिया है। फिर आनंद फानन में बच्ची को एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बच्ची रेणु सरकारी स्कूल की 5वीं कक्षा में पढ़ती है। रोजगार की तलाश में युवाएं आज भी दलालों के चक्कर में फंसकर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। सरायकेला जिले के कुगड़ू प्रखंड क्षेत्र के ईचाडी पंचायत के एदल गांव के 5 युवक एवं पश्चिम बंगाल के 6 युवक कुल 11 बेरोजगार युवकों को दलालों द्वारा सूरत में रोजगार देने का प्रलोभन देते हुए रात के अंधेरे में पाकिस्तान बॉर्डर पार कराया जा रहा था, परंतु युवकों की सूझबूझ से सभी सकुशल घर लौट आए हैं। सभी बेरोजगार युवकों को जमशेदपुर के दीपक नामक एक दलाल द्वारा सूरत में रोजगार देने का प्रलोभन दिया गया था। 31 अगस्त को उन्हें सूरत से आगे पाकिस्तान बॉर्डर पर ले जाया गया तथा रातों रात बॉर्डर पार कराया जा रहा था। कुछ बेरोजगार युवकों को बॉर्डर पार करा भी दिया गया, परंतु इनकी किस्मत अच्छी थी, उन्हें अगले दिन बाद बॉर्डर पार कराने की बात कही गई। दलालों द्वारा कुल 17 बेरोजगार युवकों को चुपके से पाकिस्तान बॉर्डर पार करने की योजना थी। इसमें सरायकेला के कुकड़ू प्रखंड के 5, जमशेदपुर के 3 एवं बंगाल के कुल 9 बेरोजगार युवक शामिल थे। इनमें सरायकेला खरसवा जिले के कुकड़ू प्रखंड अंतर्गत एदलडी गांव के नारायण सिंह सरदार, मुकेश कालंदी, अजय कालंदी, कालेश्वर लोहरा एवं अश्वनी लोहरा है। एक तरफ जहां युवकों के परिवार वाले ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो इसलिए अपने पुत्रों को कामकाज के लिए बाहर जाने पर अब रोक रहे हैं, वहीं भुक्तभोगी युवक काफी डर गए हैं और अपना दुखड़ा बता रहे हैं। दीपक नाम का था, हम लोग कांटेक्ट किया उससे भाई, तो भाई भी में हम लोग को बोला कि काम जाना है नहीं क्या, तो हम लोग बोला कि हाँ जाएंगे काम। तो हम लोग यहाँ का 5 ठो लड़का तैयार हो गए काम जाने के लिए और बंगाल का टोटल भाई भी जुगाड़ किया, कम से कम 9 ठो लड़का मिला के हम लोग 14, जमशेदपुर का 3 ठो लड़का, टोटल 17 लड़का हम लोग काम जाने के लिए तैयार हो गए। और काम जो कराएंगे बोल रहा था वो था दीपक, वो जमशेदपुर का रहने वाला है। बाद में हम लोग वहाँ से शनिवार 31 तारीख को हम लोग यहीं से निकले थे। निकलने के बाद हम लोग सूरत में काम होगा बोल के बोला, बाद में सूरत से भी हम लोग को कम से कम 500-400 किलोमीटर आगे ले गया, भुंज स्टेशन, अहमदाबाद से भुंज रेलवे स्टेशन। भुंज में हम लोग उतरने के बाद हम लोग को लेकर गया फिर 150 किलोमीटर वहाँ जाने के बाद गुजरात बॉर्डर पूरा खत्म ही हो गया था। खत्म होने के बाद वहाँ पर कागज कुछ बन रहा था, कागज दिन भर बनाया, किसी का बना किसी का नहीं बना, 8 जन का बना था, बाकी का नहीं बना था। उसके बाद रात हो गया, जब रात हो गया उस समय वो लोग बोल रहा था कि चलो सबका बन जाएगा अंदर में, चाहे तो कल बन जाएगा। तो उस समय हम बोले कि कागज दिखाइए, उसके बाद सबको ले चलिए, नहीं तो हम लोग ऐसे में नहीं जाएंगे। दिन भर कागज के लिए आप लोग रुकवाए हैं और फिर अभी कहे जाएंगे रात जब हुआ वैसा बोले। वैसा बोलने के बाद हम सबको बोल दिए कि नहीं जाना होगा, फिर यहीं रुको, कंडीशन खराब लग रहा है, देखिए कागज दिन भर नहीं बना है और अभी कागज नहीं बना तो भी लेकर जाने की कोशिश कर रहा है। बाद में हम किसी को जाने नहीं दिया, हम भी रोके वहीं पर। इधर जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत टीचर्स कॉलोनी की रहने वाली एक महिला से सोमवार सुबह बाइक सवार बदमाशों ने चेन की छिनताई कर ली। इस मामले में पीड़िता ने थाना में लिखित शिकायत की है। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। मिली जानकारी के अनुसार टीचर्स कॉलोनी निवासी बुलबुली दास अपने 3 सहेलियों के साथ 5वीं योगा क्लास करने गई थी। वापसी के दौरान बाइक सवार 2 बदमाशों ने उनके गले से सोने की चेन छीन ली और तेजी से सीताराम डेरा हरिजन बस्ती की ओर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। बुलबुली दास ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से पूछताछ की व सीसीटीवी को खंगाला। बुलबुली दास के अनुसार बदमाशों में से एक ने हेलमेट पहन रखा था, जबकि एक का चेहरा खुला हुआ था। उन्होंने बताया कि बदमाशों द्वारा छीनी गई चेन की कीमत 2 लाख रुपए के आसपास है। नाम बुलबुली दास है। हम योगा क्लास रोज जाते हैं 5:30 बजे, तो आ रहे थे 7:45 में टीचर्स कॉलोनी में, अंदर आ रहे थे एकदम मेन रोड का वहाँ,
तो गली से 2 लड़का आया मोटरसाइकिल में, तो हम साइड हो गए, उनको रास्ता दे दिए। तो उन लोग रुका, उतना हम लोग देखे नहीं, हम लोग बात कर रहे थे अपना। तो मेरा गला में ये क्या, तो हम जैसे ये क्या देखे जो चेन नहीं है, तो अब हम लोग उसका पीछे पीछे दौड़े, चोर चोर चेन लेके भागा, पकड़िए 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 करके। एक औरत भी भागी। उसके बाद उन लोग घासी बस्ती है ना, घासी बस्ती से आगे गया, तो उन लोग को भी बोले जो जल्दी जल्दी उसको पकड़िए। उन लोग चेन लेके भाग गया। तो तब तक में उन लोग चला गया, तो कोई पकड़ने नहीं सका। हम लोग 4 जन थे, उन लोग 2 जन, एक जन हेलमेट पहन के था और एक जन बिना हेलमेट के। नहीं देख नहीं पाए, वही तो मुश्किल है। FIR करा के आए हैं। चक्रधरपुर के केंद्र विद्यालय में एक शिक्षक ने छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी। इससे छात्र बुरी तरह से घायल हो गया और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। घटना सोमवार दोपहर की बताई जा रही है। छात्र की हालत इतनी खराब है कि उसे चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल में भर्ती किया गया है। छात्र की हालत गंभीर बनी हुई है। घायल छात्र का नाम अनीश शर्मा, जो केंद्र विद्यालय के कक्षा 7वीं के सेक्शन बी में पढ़ता है। रोज की तरह वह क्लास में पढ़ाई कर रहा था। इसी दौरान गणित के शिक्षक शिवम चामड़ी क्लास में पढ़ा रहे थे। तभी अनीस ने शिक्षक शिवम से कुछ सवाल पूछ लिया। सवाल करने पर शिक्षक को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने मुक्के से अनीस के पीठ पर दनादन जोरदार तरीके से पिटाई कर दी। पिटाई के दौरान ही छात्र अनीस क्लास में बदहवास हो गया। उसकी हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद शिक्षक ने अनीस के पिता जय नारायण शर्मा को फोन कर बताया कि आपके बेटे की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, जल्दी से स्कूल आ जाए। अनीस के माता पिता दोनों भागते हुए स्कूल पहुंचे, जहां अपने बच्चे की खराब हालत देख वे गुस्से में आ गए। इसके बाद अनीस को इलाज के लिए चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां अनीस को ऑक्सीजन लगाया गया है। रेलवे में लोको पायलट के पद पर कार्यरत अनीस के पिता जय नारायण शर्मा ने बताया कि शिक्षक शिवम चावड़ी के द्वारा उनके बेटे की इससे पहले भी पिटाई की गई है। उन्होंने मामले की जांच कर शिक्षक पर कार्रवाई की मांग की है। हालांकि शिक्षक शिवम चावड़ी ने बच्चे की पिटाई करने के आरोप से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि उनके द्वारा सिर्फ बच्चे को डांटा गया है। चक्रधरपुर शिवम चावड़ी सर का फोन आया कि आपका बच्चा रो रहा है, आपका बच्चा रो रहा है। बच्चा के पास फोन किया, मैं गया बच्चा के पास। बच्चा बोला लेसन सर पढ़ा रहे थे, उसको बोला कि सर ये गलत है, हमारे बुक में नहीं है। उसको ने बच्चा बोलता है पीठ पर मारे हैं और डांट फटकार लगाए हैं, और एक बार और पहले भी वो मार चुके हैं, पहले भी मार चुके हैं। और भी बच्चा बताया वहाँ पर कि सर का आदत पहले से बना हुआ है, ऐसे ही मारते हैं और डांट फटकार लगाते हैं, क्वेश्चन पूछने पर मारते हैं, हमेशा आदत बना हुआ है। अभी अब प्रिंसिपल सर से बात करने की कोशिश किया, प्रिंसिपल सर से बात नहीं हो रहा है, इसीलिए आगे कराई हम रिटर्न में कार्रवाई करेंगे हम इसके बारे में। अभी रेलवे हॉस्पिटल में डॉक्टर नंदी मैडम चेक कर रही है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, बच्चा को जांच चल रहा है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश सोमवार को अपने दौरे के क्रम में सरायकेला पहुंचे। यहां उन्होंने आदित्यपुर स्थित एशिया भवन में आयोजित संवाद कार्यक्रम में शिरकत की और कार्यकर्ताओं को एकजुटता के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारी करने का आह्वान किया। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि कांग्रेस भले कमजोर हुई है, लेकिन महागठबंधन में उनकी भूमिका सक्रिय है। कांग्रेस में गुटबाजी को खत्म करना है, क्योंकि पार्टी को भाजपा से नहीं बल्कि कांग्रेस से ही खतरा है। कार्यकर्ता एकजुट रहकर विधानसभा चुनाव में महागठबंधन द्वारा तय प्रत्याशी को जिताने का काम करे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता गांव देहात छोड़ चुके हैं, जिसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। संगठन को मजबूत करना ही उनकी प्राथमिकता है। विधानसभा चुनाव की तैयारी के संबंध में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सभी 81 सीटों पर उनकी तैयारी है, लेकिन महागठबंधन दल की बैठक में कांग्रेस के खाते में कितनी सीटें आएंगी ये तय होगा। संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार बालमुचु ने कहा कि भाजपा में शामिल होकर पूर्व मुख्यमंत्री और सरायकेला के विधायक चंपई सोरेन ने महागठबंधन दल के नेता और वोटरों के साथ धोखेबाजी की है। इस विधानसभा चुनाव में किसी भी हाल में भाजपा और चंपई सोरेन को जीतने नहीं देना है। संवाद कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश मंच के बजाय कार्यकर्ताओं के बीच बैठे, जो चर्चा का विषय था। हम लोग 81 सीट में तैयार हैं। हमारे सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं और सक्रिय रूप से काम लगातार कर रहे हैं। देखिए, वह जो पहले का संगठन था और जो पहले का कांग्रेस था, उसमें तो कुछ कमी आ गई है, इसको मानना। हम लोग फिर हमारे कार्यकर्ता काफी सक्रिय और सजग होते जा रहे हैं, जागरूक होते जा रहा है और शक्ति हमारी धीरे धीरे बढ़ रही है।
न कार्यकर्ता से ही लोग नेता होते हैं। धीरे धीरे कार्यकर्ता होते हैं, धीरे धीरे बढ़ के धीरे धीरे उनका समय बढ़ते जाता है, अनुभव बढ़ते जाता है, तो वह नेता हो जाते हैं। संगठन मजबूत है। बार बार क्या, यही तो कुछ दिनों से लड़ रहे हैं। अभी हम लोग गठबंधन के साथ अभी लड़ेंगे और फिर एक समय आएगा, आप देखेंगे जैसे हमारी अपनी सरकार बनती थी वैसे अपनी सरकार बनेगी। 15 तारीख कुछ नहीं, उनका अपना, वो तो जानते हैं प्रचार मंत्री हैं, अभी तो कम आ रहे हैं। एक दिन कितने दिन आएंगे इस झारखंड में, आप गिनते रहिए ना। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।